दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एनएवी ये शब्द आपने कई बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये एनएवी क्या होता है और क्या रिलेशन होता है इसका हमारे इन्वेस्टमेंट से? तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एनएवी क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करना है। इसी के साथ साथ कट ऑफ टाइम और एनएवी का क्या रिलेशन होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कई लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि अगर एक फंड की एनएवी कम है और एक फंड की एनएवी ज़्यादा है तो कौन सा फंड चूज करें। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से कि एनएवी क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एनएवी यानी कि होता है दोस्तों नेट एसेट वैल्यू। अब जैसे शेयर्स की प्राइस होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है। म्यूचुअल फंड को अगर आपको बाय या सेल करना है तो आपको एनएवी पर करना पड़ेगा, यानी कि एनएवी उसकी प्राइस होती है। अब एनएवी कैलकुलेट कैसे करते हैं? एनएवी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल यूनिट्स, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि टोटल एसेट्स में क्या सारी चीजें आती है, जितना भी ये म्यूचुअल फंड के पास कैश होगा, इनके स्टॉक्स की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी या बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू, ये सारी मिलाकर इनकी टोटल एसेट्स की वैल्यू होती है। दूसरा, लायबिलिटीज़ में क्या चीज़ें आती है? लायबिलिटीज़ यानी कि म्यूचुअल फंड को चलाने में जो सारे एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे खर्चों को मिलाकर इनकी लायबिलिटीज़ कंसिडर की जाती है। अब इनका जब सब्ट्रैक्शन करके हमारा न्यूमरेटर मिल जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इस म्यूचुअल फंड के अवेलेबल होंगे उस नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि अगर किसी म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स 10 करोड़ रुपए के हैं और टोटल लायबिलिटीज़ है 5 करोड़ रुपए की, तो डिवाइड बाय अगर मैं 50 लैक्स कर दूं, यानी कि 50 लाख टोटल यूनिट्स अगर उस म्यूचुअल फंड के अगर होंगे तो एनएवी की प्राइस हमारे सामने आ जाती है 100 रुपीज़। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों हर एंड ऑफ द डे पर एनएवी की कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड में की जाती है। अब जैसे आपको पता होगा कि स्टॉक की प्राइसेस जो है वो हर दिन चेंज होते रहती है, तो एनएवी भी कुछ इसी तरह हर दिन एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट की जाती है और हर दिन वो भी स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से चेंज होते रहती है। पर क्या वो टोटली स्टॉक प्राइसेस पे डिपेंड करती है? तो नहीं। अगर किसी फंड में अचानक से पैनिक सेलिंग आ जाती है किसी भी न्यूज़ के कारण, या कुछ म्यूचुअल फंड किसी एएमसी में फ्रॉड आ जाता है, या ऐसे जनरली होता नहीं है पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी म्यूचुअल फंड में कुछ न्यूज़ आ गई कि इस म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ घोटाला हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और उस केस में अगर म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स है उस पर्टिकुलर स्कीम के अगर इन्वेस्टमेंट अपनी विड्रॉ करना शुरू हो जाते हैं, भले ही स्टॉक मार्केट उस समय बंद हो या ज़्यादा गिरे भी ना, पर उस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो बहुत गिर सकती है। तो इस फैक्टर्स पर भी एनएवी का प्राइस जो है वो बढ़ या कम हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सेकंड सवाल की, जो कि है एनएवी और कट ऑफ टाइम का क्या रिलेशन है। अब कट ऑफ टाइम समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने आज के दिन में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वो अगर आपने 2 बजे से पहले किया तो आपको उसी सेम डे की एनएवी मिलेंगी इक्विटी म्यूचुअल फंड के केसेस में। और अगर आप एक डेट म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको दोपहर के 12 बजे से पहले करना चाहिए, अगर आपको उसी दिन की एनएवी अगर चाहिए तो। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और किसी भी ट्रेडिंग डे पे 2 बजे के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की जो है वो एनएवी अलॉट होगी, ना कि उसी सेम डे की। पर इसमें भी कुछ इफ्स और बट्स है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कई सारे लोगों ने इलेक्शन डे पर जब मार्केट लगभग 5 से 6% एक ही दिन में गिर गया था, तो कई सारे लोगों ने अपने ऑर्डर 2 बजे के पहले ही लगा दिए थे, पर फिर भी उनको एनएवी जो मिली थी वो नेक्स्ट डे की मिली थी। अब ये ऐसे रेयर केसेस में होता है दोस्तों, क्योंकि आप जो आपका पैसा है वो आपके ब्रोकर को देते हो, या आपका ब्रोकर जो है वो सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से तो आपके एएमसी तक लेके जाने के लिए, या बीच में जो भी पेमेंट एग्रीगेटर होता है जैसे कि आईसीसीएल है तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है। तो पहले आपका पैसा आईसीसीएल के पास जाता है या बीएसई स्टार एमएफ के पास जाता है और फिर उधर से वो पैसा जाता है आपका एएमसी को। और ये सारे प्रोसेस में कभी कभी डिले हो भी जाता है अगर आप 2 बजे के पहले कर भी दो तो इन सारे रेयर सिचुएशंस में ऐसा हो भी सकता है कि आपने भले ही 2 बजे के पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑर्डर लगा दिया था पर आपको एनएवी जो है वो अगले दिन की मिले। पर जो हमारे हाथ में है कि हम ट्राई कर सकते हैं 2 बजे के पहले ऑर्डर प्लेस करने का, ताकि हमें उसी दिन की जो है वो एनएवी मिल जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो मैंने कई सारे लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी निकाल के लिए रखा है सेम चीजों के लिए। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। जैसे आज मैं जिस दिन शूट कर रहा हूं, आज है 18 सितंबर दोस्तों।
और आज के दिन में दो फंड्स की NAV में आपके सामने रखने वाला हूं। और वीडियो खत्म होने से पहले या मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है कि आप कौन सा फंड अगर चूज करते जब मैं आपको सवाल पूछूंगा। तो पहला फंड है आपका HDFC का मिड कैप, जिसकी NAV जो है वो अभी की डेट में चल रही है 212.14 रुपीज़। और सेम एक है एक्सिस का मिड कैप फंड, जिसकी NAV चल रही है आज के डेट में लगभग 133.82 रुपीज़। अब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप इन दोनों फंड में से कौन सा फंड चूज करोगे, तो ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर लिखिए और क्या आंसर होना चाहिए ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने आपका जो डिसीजन है वो ले लिया हो तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं होता तो मैं ना इसे चुनता ना इसे चुनता। क्यों? सिर्फ NAV की प्राइस से दोस्तों आपको कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं लेना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि NAV के बेसिस पे आपके रिटर्न्स जो है वो नहीं गारंटी किए जा सकते। अगर किसी फंड का NAV ज़्यादा है तो भी उसमें गारंटी है कि इसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर किसी फंड का NAV कम है तो वो सस्ता है या कुछ ऐसा है, ये भी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपको सिंपली डिसाइड करना है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, भले ही NAV ज़्यादा क्यों ना हो, आप उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, आप उस फंड का फंड मैनेजर देखिए, वो फंड पे कौन से स्टॉक्स होल्ड करता है, ये सारी चीज़ों को आप मॉनिटर कीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। फंड की अगर NAV कम हुई तो आपको सिर्फ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और अगर फंड की NAV जो है वो ज़्यादा रही तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, पर रिटर्न्स जो भी बनेंगे वो स्टॉक्स पर बनेंगे, ना कि आपके NAV के प्राइस पर। तो आपको कभी भी ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो NAV के बेसिस पे आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको NAV के बारे में सारे फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।